हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बुद्धा स्टडी सेंटर। दोस्तों आज मैं आपको 69वां बीपीएससी पीटी का जो आस्था आईएएस का टेस्ट सीरीज निकाला गया है, ये फुल टेस्ट सीरीज है जो कि पहला टेस्ट सीरीज है और इस वीडियो में आपको पूरी अच्छी तरीके से कवर करवाया गया है। तो इस टेस्ट सीरीज को आप पूरा लगा के जाइए एग्जाम देने के लिए, क्योंकि 30 सितंबर को बीपीएससी का पीटी है। तो उसके पहले आप लोग अच्छी तरीके से सारे टेस्ट सीरीज को कवर कर लीजिए। इसी तरीके से आपको सारे टेस्ट सीरीज को ही मेरे चैनल पर कवर करवाया जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए वीडियो, ताकि मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो ला सकूं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसके थ्रू हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि मालाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य पूछा है। तो आप लोग एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा। तो यहाँ पे असत्य वाला टॉपिक पूछा है यहाँ पे है। तो क्वाड सदस्य देश के बीच में यह अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है, बिल्कुल सही है। 2022 में इस अभ्यास का आयोजन जापान में किया गया था, ये भी सही है। 2023 में इस अभ्यास का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। जबकि 2023 में जो क्वाड मालाबार सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वाड चर्चे में है यहाँ पे। तो क्वाड में कितने सदस्य हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो क्वाड में टोटल 4 सदस्य है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य। देखिए यहाँ पे भी असत्य ही पूछा गया है। तो यह दिवस प्रत्येक 2 वर्षों में 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। 17वीं प्रवासी दिवस जो है 2023 इंदौर में इसका आयोजन किया गया है, तो ये भी सही है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। गांधी जी अफ्रीका से जब भारत लौटे थे तो उसी उपलक्ष्य में ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो ये भी सही है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। अब देखिए गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे ना, तो 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए थे, उन्हीं के याद में ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे 2 देश के अतिथि थे, एक गोयना के थे जिनका नाम था मोहम्मद इरफान अली थे, और दूसरा सूरीनाम के थे जिनका नाम था चंद्रिका संतोखी, ठीक है। तो ये दोनों जो आए थे राष्ट्रपति, तो इनका नाम याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर है कि भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे भी कथन गलत ही पूछा गया है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो कि पीयूष गोयल जी हैं उनके द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। इसका साझेदारी राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र है, ये भी सही है। फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश है, ये भी सही है। श्रेष्ठ राज्य बिहार, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आपका ये जो टेस्ट पेपर में कितने मार्क्स आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको मैं सारा बीपीएससी का टेस्ट सीरीज कवर करवा सकूँ, जिससे आपका एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला वॉश वॉरियर लगाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चे में भी था ये। तो वॉश वॉरियर कहाँ पे लगाया गया है, तो भारत में लगाया गया। तो भारत में पहली बार क्रैश बैरियर के लिए बांस का इस्तेमाल किया गया, और इसका यूज महाराष्ट्र का एक हाईवे पे लगाया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बन चुकी है। तो भारतीय वायुसेना में पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं जो कि लड़ाकू इकाई की कमान संभालेंगी। तो इनका नाम हो जाएगा शालिजा धामी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि जो पहला चीज़ होता है ना, वो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना जिले में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद के तर्ज पे उसको डेवलप करने की योजना बनाई गई है। तो ये पटना में एक गांव है जहाँ पे पीतल उद्योग है, तो उसको डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तरह, ठीक है। तो इसका नाम है परेव। तो वैसे परेव को पीतल गांव भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर KP अश्विनी बने हैं। तो ये कर्नाटका की रहने वाली हैं, और ये भारत की पहली महिला है, और साथ ही साथ एशिया जो है ना, एशिया की भी ये पहली ही महिला है। तो इनका नाम याद रखिएगा KP अश्विनी का। अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया? तो यह स्पेन के मैड्रिड में किया गया था। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि तेलुगु फिल्म RRR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ पे सही है कथन पूछा गया है और ये RRR का एक सॉन्ग था नाटू नाटू, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी चर्चे में था क्योंकि इसको अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। तो इस फिल्म के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि इस फिल्म के डायरेक्टर कौन थे, राजा मौली थे। और इस फिल्म में जो नाटू नाटू सॉन्ग है तो इसमें 2 हीरो थे, आपको पता होगा NTR थे एक, रामचरण थे। ठीक है, तो दोनों अभिनेता का भी नाम आपको पता होना चाहिए, एक्टर का। तो इसमें सही कौन है? तो इस गाने में नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, ये बिल्कुल सही है। नाटू नाटू गानों के लिए फिल्म क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 जीता है, ये भी सही है। RRR को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए विदेशी भाषा स्वर्ग से नामित इसको किया गया है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे विदेशी भाषा नहीं बल्कि यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज में ये मूवी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने अपने यहाँ स्वास्थ्य का अधिकार उन्होंने पारित कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा करने वाले राजस्थान बन चुके हैं। इसके पहले वो शिक्षा के लिए भी पारित किए थे, खाद्य के लिए भी पारित किए थे, अब वो स्वास्थ्य के लिए भी वो पारित कर चुके हैं। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चे का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? तो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें बताया गया कि बिहार राज्य के जो बच्चे हैं ना, उनका गणित और जो इंग्लिश है उनकी क्षमता में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अभी हाल ही में बिम्स्टेक का जो 19वां मंत्रिपरिषद बैठक था उसका आयोजन किया गया है बैंकॉक में। ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन है ना वो बैठक दे दिया जाता है और कहाँ पे हुआ है ये दिया जाता है और भारत की तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो वो देता है। तो कम से कम 2 फैक्ट तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बिम्स्टेक है तो बिम्स्टेक में टोटल 7 देश हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें से 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, उसके बाद फिर म्यांमार और थाईलैंड। तो टोटल 7 देश इसमें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको पता हो या ना हो इतना कम से कम आप रट लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो अभी हाल ही में उन्होंने गुजरात के एकता नगर में भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का वो स्थान लेंगे? तो ये जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है ना, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं और वैसे 22वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो वो ध्यान रखिए या मत रखिए, बस मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू का नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश के न्यू राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 का किताब किनके द्वारा जीता गया है? हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 का जो किताब है वो राजस्थान की नंदिनी थी, नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है, तो उनका नाम याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो वकीलों को वहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो उन्होंने एक कानून लाया है। तो राजस्थान ऐसा कारनामा करने वाला पहला राज्य बन चुका है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार वाला भी लाया है, तो ये राजस्थानी हो जाएगा। तो दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पे किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? तो नीतीश कुमार जी बोले हैं कि दिल्ली हाट की तरह ही मिथिला हाट बनाएंगे। कहाँ पे? तो मधुबनी में मिथिला हाट को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे मिथिलांचल कला से संबंधित जितनी भी चीज़ है, खाने से लेके पहनने तक जितने भी कला के क्षेत्र में आते हैं ना, तो वो सबको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा और उसको सेल भी किया जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में निम्नलिखित में से कौन से 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? तो टाइम का भी 2023 का रैंकिंग निकाला गया था, एक सूची निकाला गया था जिसमें इंडिया के ओनली 2 महानतम स्थान को ही उसमें स्थान दिया गया था। तो मयूरभंज और लद्दाख है। तो 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। तो आपको पता होगा कि हर साल पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है, तो इस बार भी दिया गया है। टोटल जो है ना 6 पद्म विभूषण दिया गया है, 9 पद्म भूषण दिया गया है और 91 पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जिसमें से 3 ऐसे व्यक्ति हैं बिहार के जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। तो इनमें कहा गया कौन नहीं मिला है, तो आनंद कुमार को मिला है। इनका संबंध किससे है? शिक्षा और साहित्य से है। कपिल देव प्रसाद को मिला है, जिनका संबंध कपड़ा उद्योग से है, कपड़ा कला से है, तो इनका याद रखिएगा। और सुभद्रा देवी को भी मिला है, जिनका संबंध कला से है, ठीक है। लेकिन दारोगा राय को नहीं मिला है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, तो कुछ पुस्तकें हैं और वो इनके लेखक है। बीबी माई स्टोरी तो बेंजामिन है, बिल्कुल सही है। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री हैं, जिनको भी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है होम इन द वर्ल्ड, तो ये अमित सेन लिखे हैं, बिल्कुल सही है। अनवांटेड का बुक का लेखक कौन है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनके लेखक अभ्यानंद हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित, इसमें भी नहीं पूछा है। यहाँ पे कुछ संस्था और संगठन है और ये इसके वर्तमान के प्रमुख है, ठीक है। तो इनमें से कौन से हैं? तो 17वें सत्र के यूएनओ अध्यक्ष के भी कौन बने हैं? अब्दुल्ला शाहिद बने हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। WTO के महानिदेशक कौन है? ट्रेडोस हैं, तो ये भी सही है। IMF के प्रबंधक निर्देशक कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, बिल्कुल सही है। और वर्ल्ड बैंक के कौन है प्रमुख? अजय बंगा, बिल्कुल गलत है ये। साल जो है 2 जून से सही शुरू होने वाला है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित है जो पूछा है। तो जो बाइडन जो कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही है। शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक जो कि 57 नंबर के प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, बिल्कुल सही है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे इसमें सुमेलित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो हर खेत में जो सिंचाई निश्चित योजना है ना, वो लाया गया है और ये टारगेट रखा गया है 2026 तक। इसमें इसका लक्ष्य क्या है ना कि किसानों को सिंचाई में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उनको जो है उसकी प्रॉब्लम को हेल्प करना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम को जनरेट कर सके, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। क्वेश्चन है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय संस्थान बन चुका है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग निकाला गया था, इसमें इंडिया के संदर्भ में पूछा है कि प्रथम स्थान पर कौन है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, जबकि सेकेंड पे IIT बॉम्बे एंड IIT दिल्ली जो है ना, वो तीसरे स्थान पर है। तो ये तीनों का भी याद रखिएगा थोड़ा। और लेकिन अगर इसमें प्रथम स्थान पर पूछा जाए तो USA का जो MIT है ना, वो 11वें साल टॉप पे रहा है, जबकि सेकेंड पे कौन है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है और थर्ड पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय है। तो ये दोनों का दोनों याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के कौन से शहर में किया जाएगा। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक का आयोजन किया जाएगा 2023 का, तो भारत के मुंबई शहर में किया जाएगा, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 6 से लेकर 2019-21 के बीच में भारत के कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस का एग्जाम देने जाओगे या फिर नेक्स्ट ईयर अगर BPSC का दोगे ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, तो 41 करोड़ लोग निकले हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2023 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 22 मार्च को आपको पता होगा, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना दिवस है, तो बिहार जो है ना वो 111वां दिवस मनाया है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और BPSC या फिर दरोगा के लिए आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो ना, वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको तो कम से कम रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री रोड रेलवे स्टेशन पे 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का किस स्थान पे उन्होंने उद्घाटन किया है। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बन चुका है? कर्नाटक का हुबली, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया है। तो 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? TK रंगराजन को दिया गया है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राज्य और यूटी दिया गया है और इसके राज्यपाल जो कि न्यू लेटेस्ट में है। तो लद्दाख के कौन है? वीडी मिश्रा, बिल्कुल सही है। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, ये भी सही है, बिहार वाले याद रखिएगा इसे। असम के गुलाब चंद कटारिया, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नाटो का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो नाटो का भी नया देश बना है, नाटो में शामिल हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड शामिल हुआ है। तो नाटो काफ़ी चर्चे में था और यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा है ना रूस का, तो उसके कारण तो नाटो और भी ज़्यादा चर्चे में आ गया है। तो नाटो की जो स्थापना है ना वो कम से कम याद रखिएगा 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन के रूप में। तो इससे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से पॉलिटी का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग इसे भी फटाफट कवर करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन और या फिर कथनों की पहचान कीजिए, मतलब इसमें गलत कथन को हमें पहचानना है। तो संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती हैं, बिल्कुल सही है। संसदीय जहाँ व्यवस्थाएं होती हैं ना वहाँ पे कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं, ठीक है, तो वो तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत पूछा है, तो इसमें गलत कुछ है ही नहीं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता है? तो सबसे पहले आर्टिकल 21 जो है ना वो मूल अधिकार के तहत आता है। तो आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, तो इसमें पानी की गुणवत्ता का प्रदूषण भी है, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न भी है और एक चिकित्सक द्वारा घायलों की चिकित्सीय सहायता भी है, लेकिन यहाँ पर मृत्युदंड नहीं शामिल है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नियोजन के मामले में अफसर की समता का अधिकार का संबंध कौन से आर्टिकल में है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक क्या है? मूल अधिकार का वर्णन है। वैसे मूल जब संविधान था ना तो वहाँ पे 7 मूल अधिकार थे, लेकिन उसमें से जो एक आर्टिकल 31 का जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और 300 के 1 के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन से आर्टिकल के तहत ऐसा किया गया। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? हमारे 6 हैं, जिसमें से 14 से 18 में समता का अधिकार है, 19 से 22 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है और 25 से लेके 28 तक हमारा धर्म का अधिकार है और 29-30 में सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जबकि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ये जो समता का अधिकार है ना 14 से 18 में, इससे मैं क्लीन कर देती हूँ। 14 से 18 में जो समता का अधिकार है ना तो उसी के तहत आर्टिकल 16 आता है, जिसमें कहा गया है कि लोक नियोजन में आपको अवसर की समानता मिलेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत के द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संशोधन ना 3 तरीके से होता है। एक होता है कि संसद के सामान्य बहुमत से होता है, एक होता है विशेष बहुमत से, और एक जो होता है वो विशेष बहुमत से तो होता है लेकिन उसमें राज्य की जो सहमति होती है ना वो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये 3 तरीके से संशोधन होता है। तो ये जो दो संशोधन होते हैं उसमें क्या होता है? आर्टिकल 368 के थ्रू संशोधन किया जाता है, लेकिन एक जो संशोधन होता है उसमें आर्टिकल 368 नहीं लगता है, किसमें? साधारण बहुमत में आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ हैं। तो साधारण बहुमत के तहत क्या होता है? आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन नहीं होता है, क्योंकि ये बेसिक संशोधन होता है, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि आर्टिकल 2 में अगर संशोधन करना हो, आर्टिकल 3 में संशोधन करना हो, भाग 2 में संशोधन करना हो, या फिर आर्टिकल 169 में संशोधन करना हो, तो वो सब में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। संसद का कोरम की बात किया जाए तो उसमें भी हम साधारण बहुमत का यूज करेंगे। आधिकारिक जो भाषाएं होती है उसका अगर प्रयोग करना हो तो उसमें भी हम साधारण बहुमत का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? आधिकारिक भाषाओं का यूज है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंचायती राज जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहता है हर एग्जामिनेशन के लिए, तो पॉलिटी में तो कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, पंचायती राज आप पढ़ के ही जाइए। तो यहाँ पे असत्य पूछा है। तो पंचायती व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय जो ग्रामीण जीवन है उसका एक अभिन्न अंग रही है, बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा प्रभावी हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी में उसके महत्व को बढ़ाया गया है या फिर बताया गया है, तो ये भी सही है। पंचायती राज की जो शुरुआत है ना वो सबसे पहले मध्य प्रदेश में, वो ये देखिए गलत है, क्योंकि पंचायती राज जो है ना वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो उसे भी याद रखिएगा कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में उसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है?
अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में पूछा है, तो यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि संसद के बाहर के किसी भी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये देखिए गलत है, तो पहले ही हमें मिल गया, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है। परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, वो कौन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है। तो वे जो भारतीय नागरिक हो, बिल्कुल सही है, और कम से कम 30 वर्ष हो, तो ये तो सही है ना, यहाँ पे नहीं लेकिन पूछा है। वह भारत या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पद पर धारण ना हो, ये भी सही है। उसका नाम जो है संबंधित राज्य की जो मतदाता सूची है उसमें शामिल नहीं हो। देखिए ये गलत है, मतदाता सूची में तो शामिल होना चाहिए ना, तभी तो बन सकते हैं। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कौन सा भाग राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की बातें की गई, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है। तो सबसे पहले जो है ना कि राष्ट्रीय आपात लगता कब है, तो जब भी युद्ध होता है या फिर बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया, जैसे कि चीन ने आक्रमण करा था 1962 में, चीन के साथ युद्ध हुआ था। फिर 1971 में पाकिस्तान के युद्ध साथ हुआ था। तो 2 बार आपातकाल लग चुका है। या फिर क्या हो, सशस्त्र विद्रोह के कारण भी इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अभी तक जो है ना वो राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है, एक 1962 का, एक 1971 में और एक 1975 में। तो ये आंतरिक कारणों से लगाया गया था, ये आपको तो पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो ये ब्लॉक स्तर पे ये संरचना का संचालन करती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल हैं कौन कौन। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, नागरिकों के द्वारा सीधे चुने हुए व्यक्ति भी होते हैं, और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने हुए भी होते हैं। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि सारे जो हैं वो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया था। तो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म का टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ होती है। तो उसमें जो दूसरे नंबर का बौद्ध संगीति होते हैं, जो कि कालाशोक के टाइम में होता है वैशाली में। ठीक है, कहाँ पे होता है, वैशाली में होता है। तो ये शावक कामी इसकी अध्यक्षता करते हैं। इसी टाइम विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा युग में सुमेलित है, मतलब ये कहाँ पे है। तो कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में, मालवन जो कि गुजरात के काठियावाड़ में है, तो ये भी सही है। उसके बाद है अमरखेड़ी जो कि यूपी में है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वैसे भी हड़प्पा से क्वेश्चन आते ही आते, हड़प्पा हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, मौर्य हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, ये सब सारा जो है ना वो हॉट टॉपिक है। तो वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कम से कम एशियंट पढ़ते हो ना, तो उतना तक तो कवर करके ही जाना एग्जामिनेशन में, वरना क्वेश्चन छूटने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है। तो देखिए हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में ही है, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है सिंधु नदी पे, लेकिन रोपड़ जो है ना वो पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है, इंडिया में है। और रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। इंडिया में है लेकिन वहाँ कहाँ पे है, पंजाब में। तो इसका लोकेशन भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। तो धर्म जब सुधार आंदोलन हो रहा था तो वहाँ पे कहा गया था कि वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को हम लोग अगेन स्थापित करेंगे। ठीक है, तो कुमारी भट्ट ने कहा था, शंकराचार्य ने कहा था, लेकिन स्वामी विवेकानंद का इनसे कोई संबंध नहीं था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक जो संहिता थी उनमें उल्लेख है देवीत्मा और मतित्मा। तो देवीत्मा और मतित्मा का शब्द किस चीज़ के लिए उल्लेख किया गया था वैदिक संहिताओं में। तो ये नदियों के नाम थे। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी भक्ति आंदोलन के जो संत थे उनके मध्य एक सामान्य विशेषता क्या थी। जितने भी भक्ति आंदोलन के संत थे तो उनमें एक कॉमन चीज़ क्या थी कि अपनी वाणी को वो उसी भाषा में लिखा करते थे जिनमें वो भक्त को समझते थे। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि सारे में कॉमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास में दार उल सफ़ा किस विभाग से संबंधित था। तो ये मध्यकाल की बातें हैं। तो जब तुगलक का जो फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड है 1351 से लेके 88 तक इनका टाइम पीरियड थे। तो इन्होंने क्या किया था कि अस्पतालों जिसे दार उल सफ़ा कहते हैं, ठीक है, और विवाह जिसको दीवाने खैरत, दोनों इन्होंने स्टार्टिंग करवाया था। तो दार उल सफ़ा क्या हो जाएगा, राजकीय अस्पताल हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है कि संगम युग के संदर्भ में टोडी, मुसीरी, कोरकाई, अरिकेमेडु और मरकानम क्या थे। तो ये संगम युग के कोई स्थान थे। तो ये क्या थे वो, तो वाणिज्यिक गतिविधियों के ये पोर्ट थे। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। वैसे देखा जाए तो भारत के वैसे कोई राज्य थे नहीं जो कि नौसैनिक शक्ति को उन्होंने स्ट्रांग करा था, लेकिन दक्षिण भारत में कोई थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोल साम्राज्य। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का है। इसमें क्या है कि यहाँ पे कुछ राजवंश है और ये इनकी राजधानियाँ हैं। तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी, कांची थी। पांड्य की राजधानी मदुरई था। यादव वंश की राजधानी देवगिरी था। और काकतीय जो वंश थी इसकी राजधानी वारंगल थी। तो 1 का 2 है यहाँ पे, 1 का 2 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। तो इस दोनों को हम लोग स्किप कर देते हैं। अब 2 में ही हमें खोजना है। 4 का डी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ला सबसे पहले मिले थे। तो सबसे पहले कहाँ पे राजकुमार शुक्ला मिले थे, तो 1916 में कलकत्ता का अधिवेशन था, 1916 में। ठीक है, यहीं पे वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिले थे। तो इसे याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे पहली घटना क्या हुई थी। तो सबसे पहली घटना तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है ना, वो 1928 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेड डिस्प्यूट जो सेफ्टी बिल है वो 1929 में आया था। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना 1930 में हुआ था। तो सबसे पहले लाला लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कारण थे। तो असहयोग आंदोलन क्यों आया था, इसका कारण क्या था। तो इसका जो कारण था वो था रॉलेट एक्ट था, ये भी सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी सही है। और हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तो ये सभी इसके कारण थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और उस वक्त जो जनरल थे वो कौन थे। ठीक है, तो दोनों बताइएगा। और ये जालियांवाला बाग है ना, वो कौन से राज्य में अवस्थित है, ये 3 फैक्ट आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक किस सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो ऐसा किनके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था मैक्स मुलर के द्वारा। ठीक है, तो मैक्स मुलर का नाम याद रखिएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने का वायसराय कौन था। तो पुर्तगाली के वे कौन से वायसराय थे जिन्होंने भारतीय महिला से विवाह करने को प्रोत्साहित किए, साथ ही साथ सती प्रथा पे भी उन्होंने रोक लगवाए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा होते हैं, लेकिन इसके बाद जो अल्बुकर्क आते हैं वो वास्तविक गवर्नर कहलाते हैं, यही वास्तविक कहलाते हैं। और इन्होंने ही महिलाओं से विवाह करना और सती प्रथा पे रोक लगाने जैसे कार्य किए थे। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ युद्ध है, यहाँ पे उसकी संधियाँ हैं। तो ये सारे कर्नाटक युद्ध ही हैं और उनमें कौन कौन से संधि थे वो यहाँ पे पूछा है। तो प्रथम जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था ना, वो 1746 से लेकर 48 तक चला था। ठीक है, तो ये डेट भी याद रखिएगा। तो इसमें जो है वो एक्सला पेल की संधि हुआ था। दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध था वो चला था 49 से 1739 से लेके 54 तक चला था। ठीक है, तो इसमें जो है वो पांडिचेरी का ही संधि हुआ था। और जो तीसरा कर्नाटक युद्ध था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1756 से लेके 1763 तक चला था और ये पेरिस की संधि के थ्रू ये समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये सारे के सारे सही है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित है, यहाँ पे सुमेलित है पूछा है। तो आर्य महिला समाज, पंडित रामाबाई, बिल्कुल सही है। 1850 के दशक में विवाह पुनर्विवाह एसोसिएशन, विष्णु शास्त्री पंडित, ये भी सही है। स्टूडेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती चौरा कांड की जो घाट की जो घटना है वो इनमें से किस घटना से जुड़ी हुई है। सती चौरा घाट की घटना कौन सी घटना से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ी हुई है 1857 के विद्रोह से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। तो जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसके दौरान किन्होंने अवैतनिक मजिस्ट्रेट पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र प्रसाद जी ने दिया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक थे ना वो हैग जो थे।
ठीक है, हाइचो इसके लेखक थे, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपायों का उन्होंने सहारा लिया था। लॉर्ड वेलेस्ली का जो राजनीतिक उद्देश्य था उसका पूरा करने के लिए उन्होंने सहायक संधि प्रथा का भी उन्होंने यूज किया था। पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों के क्षेत्र हड़पने की नीति भी वो चला रहे थे। खुला युद्ध भी था, मतलब कि सारे नीति का उन्होंने यूज किया था राजनीतिक उद्देश्य के लिए। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम में सुमेलित नहीं है। तो महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम में कौन से सुमेलित नहीं है। तो फिनिक्स फार्म, डरबन, टॉल्स्टॉय फार्म, जोहान्सबर्ग और सेवाग्राम आश्रय वर्धा। तो ये सारे के सारे हैं सुमेलित, तो यहाँ पे हम नहीं पूछा है ना, तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी की गतिविधियों में 2 लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इनमें से कौन नहीं है वो। तो इनमें से वो कौन नहीं है, तो प्रीतिलता वाडेकर तो थी, कल्पना दत्त थी, बट सिस्टर निवेदिता नहीं थी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें स्वतंत्र संघर्ष के दौरान फांसी की सज़ा दी गई थी। तो स्वतंत्र आंदोलन के टाइम में पहले कौन से मुस्लिम नेता थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो अशफाक उल खां थे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर उन्होंने गहरा प्रकाश डाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा ऐसा लिखा गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था, तो उसमें अध्यक्ष के पद पे किन्हें बनाया गया था। तो इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मुधोलकर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये महाधिवक्ता थे, तो ऐसा कौन सा घटना हुआ था जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी बिहार ही एक ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। महात्मा गांधी ने ये उदाहरण कहाँ पे दिया था, ये कथन उन्होंने किस घटना के टाइम में उन्होंने कहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। तो 1941 में जब बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे ना, उस समय महात्मा गांधी ने यह वचन या कथन उन्होंने बोला था, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। यहाँ पे कुछ जो क्रोनोलॉजी यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप क्रोनोलॉजी सेट कीजिए कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो देखिए जो अगस्त प्रस्ताव है ना, ये 8 अगस्त 1940 को आया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन आता है कब, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आता है इंडिया। उसके बाद जो वेवेल योजना है, वेवेल योजना आती है 1945 में। ठीक है, उसके बाद जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन कब आता है आपको पता होगा, 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। लेकिन 1946 में कब आता है, 22 मार्च 1946 को आता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह है ना, ये भी 1946 में ही होता है, लेकिन ये 18 फरवरी को। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, अगस्त प्रस्ताव आएगा। तो 4 कहाँ पे है, तो ये तो स्किप हो गया, ये भी स्किप हो गया, तो 2 बचा है हमारा, 1 और ये। उसके बाद 4 के बाद 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, सारा आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने देखा होगा कि भारतीय पुनर्जागरण हुआ था, तो वहाँ पे समाज ये सबको जगाया गया था फिर से। तो राजनीतिक में सुधार किन्होंने किया था, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था, राजा राम मोहन राय जी ने किया था, या बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ये पुनर्जागरण के पापा कहलाते हैं, और ये राजनीतिक सुधार भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कदम था जिसमें कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा फर्स्ट टाइम रेगुलेटरी एक्ट आया था, ये एक्ट पारित किया गया था जिसमें यह तय किया गया था ना कि आपका अधिकार क्या है। फर्स्ट टाइम कंपनी के जो अधिकार है ना उसको सीमित करने और उसका जो व्यापारिक और जो राजनीतिक अधिकार है ना उसको मान्यता देने का कार्य किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में ही किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है
किन में से कौन से सुमेलित है, यहाँ पे पूछा है। तो प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कौन सा अधिवेशन था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले थे। तो इनका भी कौन सा अधिवेशन था और कहाँ का था, तो ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सारे के सारे सुमेलित थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नई विदेश व्यापार नीति के बारे में कौन सा सत्य है। नई विदेश नीति व्यापार, तो यह 2023 से 2028 के बीच में लागू किया गया है। तो देखिए अभी जो नया विदेश नीति आया है ना, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का नारा तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था। तो आपको पता होगा कि पंचवर्षीय योजना आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये 11वीं नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। तो इसे याद रखिएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़े में ब्याज भुगतान सब्सिडी पेंशन किसका हिस्सा है। तो ब्याज भुगतान और जो सब्सिडी पेंशन है ना, ये राजस्व व्यय का हिस्सा है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी और जीएनपी में मुख्य अंतर क्या है। तो जीडीपी और जीएनपी किसे कहते हैं, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसमें मुख्य अंतर यहाँ पे पूछा है। तो विदेशों से शुद्ध साधन आय ही इसका मुख्य अंतर है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इसका स्थापना दिवस है कौन सा सही है। तो एनएसओ की स्थापना दिवस 2019 में ही हुआ था। IRDA की स्थापना 1999 में हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। तो ये सारे के सारे सही हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी में भागीदारी के संबंध में क्या सही है। तो आपको पता होगा कि जीडीपी के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है और उसकी जितनी भी संबंधित गतिविधियाँ होती है वो प्राथमिक में होती है। दूसरा में क्या होता है, उद्योग होता है। और तीसरा में जो सेवा होते हैं वो तीसरा में आता है। तो जीडीपी में किसकी कितनी भागीदारी है, तो यहाँ पे गलत पूछा है। तो प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी कितना है, 20.19%, बिल्कुल सही है। द्वितीयक क्षेत्र का 25.92, बिल्कुल सही है। तृतीयक क्षेत्र का 53.89, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ गलत ही नहीं है। तो इतना आप रट लीजिएगा कि कितना कितना भागीदारी वर्तमान में है जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन काफ़ी चर्चे में था। जब से कोरोना आया तब से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चर्चे में है। तो यहाँ पे कहा है कि उसके विषय में कौन सा सत्य है। तो यह मूल्य वृद्धि करता है, बिल्कुल सही है। साहूकार को लाभ होता है, बिल्कुल सही है। मुद्रा प्रसार को ये कम करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकती। यह सीमा क्या कहलाती है। तो यह सीमा जो है ना, वो MCLR कहलाती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्थिरता वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है वो IMF के द्वारा जारी किया जाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधारू पशु के जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं ना, उसका अगर इंजेक्शन देने से क्या होता है। तो दूध का जो उतार होता है ना, उतार देता है, क्योंकि यहाँ पे इंजेक्शन जो है ना वो ऑक्सीटोसिन का लगता है। तो उससे क्या होता है कि दूध जो है वो उतार देता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WBC का जो प्रमुख कार्य है ना वो क्या होता है। तो WBC का जो प्रमुख कार्य होता है वो रोगों से शरीर को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है। आप लोग देखते होंगे कि आपके शरीर से ऊष्मा हमेशा निरंतर निकलती रहती है, फिर भी शरीर का टेम्परेचर ताप नहीं गिरता है। ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रक्त जो है वो सारे शरीर में घूमते रहती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ का दूध पीने वाले बच्चे में बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है। तो वह कम मोटा होता है, बिल्कुल सही है। उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, बिल्कुल सही है। उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलता है, बिल्कुल सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है। अगर हम अनुवांशिक बीज की खेती करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति हमें कौन देगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GEAC उसकी अनुमति हमें देगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होती है। तो अगर मानव शरीर की वृद्धि ही नहीं हो रही है तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके शरीर में प्रोटीन की कमी है, इसीलिए मानव शरीर की वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब काफ़ी स्लो हो रही है। नेक्स्ट है कि विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो विटामिन ई क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो लिंग की जो ग्रंथियों का सामान्य क्रिया में ये इंपॉर्टेंट होती है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो बहुत ईजी है, हर क्वेश्चन मतलब बहुत बार इसको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो रक्त का थक्का कौन सा विटामिन बनाता है, हेल्प कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन के करता है, ठीक है। तो सी तो ऐसे ही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकांगों में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से ऐसी कोशिकाएं कौन हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है वयस्क अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी हो जाएगा, ठीक है, आरबीसी में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन कैसे होता है। हीमोफीलिया का वहन कैसे होता है, ये अनुवांशिक रोग है, तो ये स्त्रियां करती हैं और प्रकट पुरुष में होता है। तो इसका वहन जो है वो स्त्रियां के द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रकट जो है वो पुरुष में होता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य सुमेलित हैं। तो सत्य कौन है, उनको सुमेलित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करा था, अल्टमैन ने करा था, बिल्कुल सही है। गोल्जी काय का कैमली गोल्जी ने करा था, ये भी सही है। विटामिन की खोज फंक ने करा था। तो ये सारे के सारे सुमेलित थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलीसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है। तो इलीसा का जो जांच है ना वो किस रोग की पहचान के लिए इसकी जांच की जाती है। तो इसका जांच किया जाता है HIV के लिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग है। तो इनमें से कौन सा है जो मच्छर से होता है। मलेरिया तो आपको पता ही होगा, हर किसी को पता होगा कि मलेरिया मच्छर से ही होता है, डेंगू भी होता है और इसके साथ ही साथ चिकनगुनिया भी होता है। तो ये सारे के सारे एक से अधिक हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। तो नाभिकीय चिकित्सा में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है। देखिए पीएच मान बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसका पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 से इसका कम होता है पीएच मान, तो उसे भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फेनोल्फथेलिन का रंग का क्रमशः कौन सा होता है। तो ये जो अम्ल और क्षार के जो विलयन होते हैं ना उसमें फेनोल्फथेलिन का कलर कैसा होता है ये पूछा है। तो ये रंगहीन होता है और गुलाबी होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिन गैस किसका मिश्रण है। तो सिन गैस कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये क्वेश्चन कि बुलेट प्रूफ जो कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का यूज किया जाता है, ठीक है। कौन से बहुलक का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए। तो इसमें PMMA का यूज किया जाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अग्निशामक के लिए सोडा एसिड में होता है। तो अग्निशामक के लिए जो सोडा एसिड होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पानी के प्रति है इनको पानी के प्रति इनकी प्रतिक्रिया बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें आयरन आएगा, उसके बाद जिंक, मैग्नीशियम, फिर सोडियम आएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि जो है ना वो अदिश है। तो ये अदिश सदिश राशि हर एग्जाम में पूछता है, तो उतना पढ़ के जाइएगा। तो कार्य जो है ना वो अदिश राशि है, जबकि आवेग और जो त्वरण है वो सदिश राशि है। आवेग हो या फिर वेग हो या फिर संवेग हो, सारे के सारे सदिश राशि ही हैं, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संस्थापक के रूप में असत्य है। ये गलत पूछा गया है। तो यूट्यूब के कौन है, स्टीव चेन है, बिल्कुल सही है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग है, ट्विटर के जैक डोर्सी है, तो ये सारे के सारे सही है। यहाँ पे असत्य पूछा है ना, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और ऐसे ही मैं आपको सारे टेस्ट को कवर करवाऊंगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मीटर हैं और ये इनका कार्य है, ठीक है। तो ये पूछा है यहाँ पे। तो सबसे पहले रेडियोमीटर का यूज कहाँ पे होता है। तो रेडियोमीटर का यूज जो है ना वो विकिरण की तीव्रता पे होता है। तो एक का यहाँ पे 2 है क्या, एक का 2, देखिए यहीं पे मिल गया। तो आपका पहला, आपको बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही एग्जामिनेशन में ना ये ट्रिक को यूज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कीजिए।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो प्लाइन वेग होता है ना उसका मान कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड इसका मान होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाइन वेग वो मान होता है ना जिसके बाद जो है वो गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का प्लाइन वेग है। और चंद्रमा का प्लाइन वेग कितना, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं। कौन सा ऐसा बम है ना जो सिर्फ जीवधारियों को ही प्रभावित करता है, भवन को नहीं करता है। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन बम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है। तो भारत और विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, परम सिद्धि है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कृत्रिम उपग्रह विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। तो यह उपग्रह क्या है। तो यह जो है पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव में भरे बर्तन में लटका देते हैं तो क्या हो जाएगा। लोलक को हमने लिक्विड से भरा हुआ थी में लटका दिया तो वो क्या हो जाएगा। तो लोलक शीघ्र ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से कौन सा क्रम में होगा। तो ये बताया गया है कौन सा क्रम में होगा प्रकाश का वेग इनमें। तो सबसे पहले किन में होगा, हीरे में होगा, उसके बाद कांच में होगा, उसके बाद फिर पानी में होगा। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग असमता किसे पृथक करता है। किस जो आपको पता होगा कि कोड 3 प्रकार के होते हैं, कोड में 3 प्रकार के छल्ले होते हैं। ऊपर का क्या होता है, बीच में क्या होता है और नीचे क्या होता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये किनको अलग करता है गुटेनबर्ग, ये पूछा है यहाँ पे। तो ये जो है ना वो बाहरी और आंतरिक जो मेटल होता है ना उसको ये अलग करता है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू, मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो पाक जलडमरू जो है वो श्रीलंका, इंडिया अलग होती है इससे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो सह्याद्री पर्वतमाला जो है ना वो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है उसको मलेशिया से अलग करती है। तो ये कौन करता है, मलक्का जल संधि करता है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौसम बदलने का कारण क्या है, मौसम क्यों बदलता है, ऐसा क्या कारण है जिससे कारण मौसम बदलता है। तो पृथ्वी के जो सूर्य है वो चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पे घूमना झुका होता है, इसी कारण मौसम बदलती है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण कौन है। तो ये है पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल भी है, हिमालय का उत्तरी ढाल भी है, अरावली के पश्चिमी राजस्थान भी है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी किलोमीटर तक समुद्री ओर तक ये फैला हुआ है, ये पूछा गया है। तो ये फैला हुआ है 12 समुद्री मील फैला हुआ है। 12 समुद्री मील कहने का अर्थ है 21.9 किलोमीटर। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदी तंत्र नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है। तो इसका उद्गम स्रोत कौन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचनाकर, अमरकंटक। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन है। तो फाकलैंड की जलधारा है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना 2 की जो घोषणा हुआ है कि लक्ष्य निम्न में से कौन से शहरी के लिए किया गया है। तो ये किसके लिए किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। तो 7 निश्चय योजना तो कम से कम आप लोग रट के जाइए, इनफैक्ट पढ़ के जाइए। तो ये किसके लिए किया गया है। तो शौचालय निर्माण का सम्मान होगा, सही है। हर घर नल का जल होगा, हर घर पक्की नली एवं नालियाँ होगी। तो इसका उपयुक्त में से सारा हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित जीविका हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। हरित जीविका हरित बिहार, तो ये जो है पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है। तो देखिए बिहार का अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है ना वो पढ़ के जाइए उस साल का। तो बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है, 54,383 है। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान जो है ना वो विनोद चंद्रन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आजकल क्वेश्चन जो है ना वो डीपली पूछा जा रहा है। तो इसे याद रखिएगा, टेलर था।
इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? तो आधुनिक बिहार की जानकारी किसमें हमें प्राप्त होती है? शतपथ, महाभारत और अरण्यक, की सब सारे में प्राप्त होती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन ये गलत है? गलत यहाँ पे पूछा है। तो बिहार के लिए लोकसभा की सीटें 40 है, बिल्कुल सही है। विधानसभा की सीटें 243 है, बिल्कुल सही है। और परिषद के लिए 75 सीटें, बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे सही है ना, तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की तराई प्रवेश विस्तृत है कहाँ से कहाँ तक? बिहार में तराई एरिया जो है वो लगभग देखने को मिलती है। तो छोटा नागपुर पठार की उत्तरी कगार के समांतर से अधिक, ये भी सही है। भारत नेपाल सीमा के पास तो है ही है। रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर भी है। तो उपयुक्त में से सारे हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का जो सुमेश्वर श्रेणी है ना, वो कहाँ तक फैला हुआ है? तो पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी यहाँ तक भी है, राजमहल की पहाड़ियों के पास भी देखने को मिलता है, खड़ा का पहाड़ी से पुरानी तक भी है, मतलब कि सारी जगह है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 का समय सीमा क्या है? तो अभी हाल ही में निकाला गया है, तो इसका समय सीमा क्या है? तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 2023 से 2028 तक का इसका कृषि विकास रोड मैप का सीमा है। तो ये आप मेंस के लिए पढ़ के जाइएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो त्रिवेणी नहर, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी सोन नहर, पटना, गया, भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी कोसी नहर, बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहाँ पे ईरी रेशम का उत्पादन होता है? ईरी रेशम का, तो ये भागलपुर में होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो उसे भी ध्यान रखिएगा, ईरी रेशम का। नेक्स्ट है कि बिहार के कुछ नगरों एवं उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो इनमें से कौन सा गलत जोड़े है? तो गलत जोड़े हमें बताना है। जैसे कि हाजीपुर में देखने को क्या मिलता है? तो फ्लाइटवुड उद्योग है, तो बिल्कुल सही है। समस्तीपुर में कागज़ और लुगदी है, ये भी सही है। और पूर्णिया में जूट उद्योग है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जिला एक उत्पाद के मामले में कौन सा असत्य है? एक जिला एक उत्पाद के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। जैसे कि मुजफ्फरपुर है, तो सुजनी कढ़ाई बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत पूछा है ना, लेकिन यहाँ पे सही वाला है। गया क्या है? स्टोन क्राफ्ट, तो गया स्टोन क्राफ्ट है। पटना में क्या है? टिकुली पेंटिंग, ये भी है। दरभंगा हाथ की कढ़ाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस संख्या कौन से जिले में है? तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है ना, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? एससी के, तो ये हमें देखने को मिलती है गया में। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 20वां एशियाई खेल कहाँ पे होगा? तो नगोया जापान में होगा, बिल्कुल सही है। 23वां फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिकी कनाडा मैक्सिको में होगा, बिल्कुल सही है। तो ये सुमेलित है पूछा है ना, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है ना, वो कहाँ पे आयोजित किया गया है? किसका? WTO का। WTO का 12वां मंत्री परिषदीय सम्मेलन था, उसका आयोजन जनेवा में किया गया है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। भारत में नैनो तकनीक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नैनो तकनीक के रूप में इंडिया में किसे जाना जाता है? तो CNR राव को जाना जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन से सुमेलित है? यहाँ पे सुमेलित है पूछा गया है, तो यहाँ पे कुछ प्रदूषक है और प्रभावित जिले हैं। जैसे कि आर्सेनिक, आर्सेनिक से प्रभावित कौन कौन है? पटना है, भोजपुर है, खगड़िया है। नाइट्रेट से प्रभावित कौन कौन है? अरवल, बांका और भागलपुर है, बिल्कुल सही है। आयरन से प्रभावित कौन कौन है? बिहार के सभी जिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, तो 140 से स्टार्ट है, उसके बाद फिर वो 150 तक है। ठीक है, तो इसमें 10 ही आते हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपका 69वां का जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है ना, वो पूरी तरह से यहाँ पे कवर हो जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, तो आप जल्द से जल्द जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।